आज की कहानी की बात करें तो आज की कहानी उत्तराखंड की है। उत्तराखंड में एक जगह लगती है हरिद्वार, और हरिद्वार में एक थाना लगता है, सिडकुल थाना है। बेसिकली अगर हम लोग इस कहानी की शुरुआत से बात करें तो इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से, और इसी शाहजहांपुर के अंदर एक गांव लगता है धनौरा गांव, और इसी धनौरा गांव के अंदर एक व्यक्ति जिसका नाम होता है हेमेंद्र। हेमेंद्र अपने परिवार के साथ में हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहा है। हेमेंद्र चूंकि छोटा है, कामकाज कुछ करता नहीं है, जो घर में पिता जो कुछ कमा के लाते हैं उसी पैसों से हेमेंद्र और उसके परिवार का भरण पोषण होता है। लेकिन चूंकि वक्त के साथ साथ हेमेंद्र भी अब जवान हो जाता है, इसलिए घर वालों की चिंता होती है कि हेमेंद्र की शादी करनी चाहिए। लिहाजा जो घर वाले होते हैं अब हेमेंद्र के लिए लड़की देखना शुरू करते हैं। बाकायदा हेमेंद्र के लिए लड़की मिलती है। उसके बाद में हेमेंद्र की उस लड़की के साथ में शादी तय कर दी जाती है। शादी तय हो जाती है, वक्त आता है, वक्त आने पर शादी भी होती है। अब हेमेंद्र के परिवार में उसकी पत्नी आकर रहने लग जाती है। अब चूंकि हेमेंद्र धनौरा गांव में रहता था तो वहां पर कुछ ज्यादा कामकाज ये किया नहीं करता था। अब चूंकि पत्नी आ गई तो खर्चे बढ़ गए, इसलिए हेमेंद्र भी सोचता है कि अब अपनी कुछ ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे अपना काम हो, क्योंकि परिवार है, उसके खर्चे हैं। लिहाजा हेमेंद्र सोचता है कि इसी धनौरा गांव में रहकर ये सारी चीज़ें पॉसिबल होंगी नहीं। इसलिए जो हेमेंद्र होता है अपने गांव से निकल जाता है और पहुंचता है उत्तराखंड के हरिद्वार। और इसी हरिद्वार के अंदर एक जगह लगती है, एक गांव लगता है भगवानपुर। वहीं पर जाकर एक किराए का कमरा लेता है और उसके बाद में सिडकुल में एक कंपनी के अंदर एज ए कर्मचारी के तौर पर नौकरी करने लग जाता है। अब हेमेंद्र की जब नौकरी लग जाती है तो दोनों पति पत्नी जो कमरा किराए का लिया था उसी कमरे में रहते। हेमेंद्र जो कुछ भी पैसे कमाता, उन पैसों से हेमेंद्र और उसकी पत्नी जिसका नाम रिंकी उर्फ किरण था, इन दोनों का खर्चा चलता। लेकिन हेमेंद्र जब ड्यूटी चला जाया करता था तो जो किरण थी, रिंकी उर्फ किरण, ये घर पे अकेली रहा करती थी, बोर भी होती थी। हेमेंद्र जब नौकरी से घर वापस आता है तो रिंकी उर्फ किरण अपने पति हेमेंद्र से कहती है कि मैं भी पढ़ी लिखी हूँ और मैं चाहूँ तो मुझे भी सिडकुल में नौकरी मिल सकती है। इससे फ़ायदा ये होगा कि मैं घर पर बोर भी नहीं होंगी। दूसरी चीज़ें ये होगी कम से कम घर का खर्चा और जो मकान का किराया है उसके पैसे निकल जाएंगे, और तुम्हारी जो तनख्वाह है उसको हम लोग सेव कर लेंगे, बचा लेंगे। लिहाजा हेमेंद्र को अपनी पत्नी रिंकी उर्फ किरण की ये बात पसंद आती है। वो कहता है कि हाँ ठीक है। उसके बाद हेमेंद्र भी रिंकी के लिए नौकरी ढूंढता है, इधर रिंकी भी अपने लिए नौकरी ढूंढती है। इत्तेफाक से, संयोग से इन दोनों की मेहनत जो होती है वो काम आती है, रंग लाती है। आखिरकार रिंकी को नौकरी मिल जाती है। अब दोनों पति पत्नी नौकरी करने लगे। अब सेविंग भी अच्छी होने लगी, पैसे भी अच्छे आने लगे। धीरे धीरे वक्त गुजरा, वक्त गुजरने के साथ में इनकी प्रमोशन भी हुए, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह। ऐसे ही सब कुछ चलता रहता है। परिवार खुश था, अच्छी कमाई हो रही है, अच्छा नाम हो रहा है, अच्छा गाँव के अंदर भी रुतबा हो रहा है। लिहाजा इसी बीच में एक तारीख आती है 19 मार्च साल 2023, और इसी 19 मार्च साल 2023 को जो हेमेंद्र होते हैं, उनकी जो पत्नी होती है जिसका नाम किरण होता है, उनके मोबाइल पर एक फ़ोन आता है, और फ़ोन करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं होता है बल्कि हेमेंद्र के पिता होते हैं। वो अपनी बहू रिंकी से कहते हैं कि 3 से 4 दिन गुजर गए, मैं हेमेंद्र का फ़ोन लगा रहा हूँ लेकिन फ़ोन लग नहीं रहा है, पता नहीं चल रहा है कि कहाँ चला गया। तो जो रिंकी होती है कहती है कि बाबूजी हमने भी कुछ दिन पहले जो भगवानपुर में हम लोग रहा करते थे वहाँ से शिफ्ट किया है, अब हम लोग सिडकुल थाने में आके रहने लगे हैं। लेकिन पिछले 8 दिन गुजर चुके हैं, जो मेरे पति हेमेंद्र हैं न जाने कहाँ चले गए। मैंने सोचा कि हो सकता है कि गाँव चले गए हों, या फिर हो सकता है कहीं घूमने चले गए हों, मोबाइल उनका ख़राब हो गया हो। अब मैं अकेली हूँ, ड्यूटी भी करती हूँ, तो कहाँ ढूंढूँ, सोचा कि आ जाएंगे। लेकिन अब आप बता रहे हो कि वो घर पे भी नहीं पहुँचे, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो कहाँ चले गए। अब जैसे हेमेंद्र के पिता अपनी बहू किरण की ये बात सुनते हैं तो बड़ा अजीब सा उनको फील होता है कि कैसा व्यक्ति है, अच्छा भला घर से कमाने के लिए गया और वहाँ से न जाने कहाँ चला गया। वो तो इत्तेफाक से मैंने बहू को कॉल कर लिया, वरना पता भी नहीं चलता कि वो कहाँ पर गया हुआ है। लिहाजा उसके बाद में जो हेमेंद्र के पिता होते अपनी बहू से कहते हैं ठीक है बेटा तुम ढूंढो, हम भी कुछ करते हैं। और उसके बाद में हेमेंद्र के पिता शाहजहांपुर से भागते हैं। भागने के बाद में सीधा हरिद्वार के जो सिडकुल थाना है उसी सिडकुल थाने में पहुंचते हैं। लिहाजा सिडकुल थाने में पहुंचने के बाद में ये जो पिता होता है
अपने बेटे की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराता है। यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक व्यक्ति जो 8 दिन पहले गायब हुआ है और उसकी मिसिंग कंप्लेंट 8 दिन के बाद उसके ही पिता सहारनपुर से चलकर सिडकुल थाने में पहुंचते हैं हरिद्वार में, और वहां पर जाने के बाद में अपने बेटे की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराते हैं। ये पिता पुलिस को बताते हैं कि 2-2.5 साल पहले उनका जो बेटा हेमेंद्र था अपनी पत्नी रिंकी उर्फ किरण के साथ आकर जो भगवानपुर है वहीं पर रह रहे थे, लेकिन पिछले 2-2.5 महीने पहले की बात है कि सिडकुल थाने में शिफ्ट हुए। लेकिन पिछले 8 दिन से उनका जो बेटा है वो लापता है। साहब हमने फ़ोन कर लिए, कुछ पता नहीं चला, जानने वालों से जानकारी जुटा ली, कुछ पता नहीं चला। आप कुछ भी कर हमारे बेटे हेमेंद्र को ढूंढ दीजिए। अब जैसे ही पुलिस ये बात सुनती है कि 8 दिन से लापता है, तो अब पुलिस ये भी नहीं सोच सकती कि व्यक्ति कहीं गया होगा, आ जाएगा, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर कहीं जाता है तो 8 दिन उसके लिए काफ़ी है। 8 दिन में तो उसको लौट आना चाहिए था। लिहाजा पुलिस वालों को भी लगता है कि इस पूरे केस के अंदर कोई गहरी साजिश है, इसलिए पुलिस वाले इस केस को बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेते हैं, मामला दर्ज करते हैं। और मामला दर्ज करने के बाद में सबसे पहले जो हेमेंद्र के पिता होते हैं उनसे पूछताछ करते हैं। सबसे पहले पुलिस को लगता है कि एक बार दुश्मनी वाला एंगल खंगाल लेते हैं, और इन सारी चीज़ों से अगर कोई क्लू मिलता है तो उस क्लू पर हम लोग छानबीन करेंगे। लिहाजा पिता से ये पूछा जाता है कि तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी रही है, कोई पैसों का लेन देन है, कोई पारिवारिक अगर कोई रंजिश हो तो बताओ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पारिवारिक रंजिश में, कोई दुश्मनी में, कोई पैसों के लेन देन में इंसान पीछा करता है और पीछा कर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। तो जो हेमेंद्र के पिता होते हैं वो कहते हैं कि साहब 2-2.5 साल तक तो उनका बेटा यहीं पर रह रहा है। अब ऐसा भी नहीं है कि हम कोई करोड़ों के मालिक हैं जो किसी से हमारी कोई दुश्मनी होगी, कोई रंजिश होगी। नहीं साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना हमारी किसी से कोई रंजिश है, ना दुश्मनी है, ना किसी से कोई पैसों का लेन देन है। बस मेहनत मजदूरी करते हैं, उसी मेहनत मजदूरी से अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं और इसी तरीके से जीविका चल रही है। लिहाजा उसके बाद में पुलिस वाले जो होते हैं वो हेमेंद्र की पत्नी जो किरण होती है उससे पूछताछ करते हैं। किरण भी यही कहती है कि साहब हम तो गरीब आदमी है, गरीब लोग हैं, ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी कर अपना खाना वगैरह खाते हैं, इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। ऐसा किसी से कोई दुश्मनी वाला मामला फ़िलहाल तो नहीं है। लिहाजा पुलिस वालों को भी लग जाता है कि अब इन परिवार वालों से ऐसा कोई भी एंगल प्राप्त नहीं हुआ जिस एंगल से पुलिस वालों को थोड़ी सी भी लीड मिल सके और पुलिस वाले इस केस के अंदर अपनी इन्वेस्टिगेशन को फर्दर आगे बढ़ा सके। लिहाजा पुलिस वाले भी हेमेंद्र के पिता और हेमेंद्र की पत्नी से कहते हैं कि ठीक है, तुम लोग घर जाओ और हम लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हेमेंद्र को कहीं से भी ढूंढ कर लेके आए। लिहाजा उसके बाद में हेमेंद्र के पिता और हेमेंद्र की जो पत्नी होती है ये अपने कमरे पर चले जाते हैं, और उसके बाद में पुलिस जो होती है सबसे पहले उन जगहों पर जाती है जहाँ पर हेमेंद्र काम किया करता था। घर पे जाती है, हेमेंद्र के पिता से पूछताछ करती है, बार बार हेमेंद्र की पत्नी से पूछताछ हो रही है, और ऐसा करते करते तकरीबन 7 से 8 दिन का समय गुजर जाता है। यानी 20 मार्च साल 2023 को ये कंप्लेंट दर्ज हुई थी और 27-28 मार्च आ चुकी थी, और अभी तक हेमेंद्र के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली थी। अब पुलिस भी मेहनत कर रही है, अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। अब जब पुलिस को कहीं से कोई क्लू मिलता नहीं है तो उसके बाद में पुलिस वाले सोचते हैं कि क्यों ना अब टेक्निकल टीमों का कोई सहारा लिया जाए। हो सकता है कि फ़ोन पर कोई मामला ऐसा हो कि जहाँ से पुलिस को कोई सुराग मिल जाए, इसलिए अब पुलिस वाले जो होते हैं वो टेक्निकल टीमों का सहारा लेते हैं। अब आखिरकार 6 से 7 दिन के बाद में जो हेमेंद्र होते हैं उनके मोबाइल की लास्ट लोकेशन और उनकी कॉल डिटेल्स वगैरह खंगाली जाती है, और जब उसके बाद में पुलिस वाले हेमेंद्र की लास्ट लोकेशन, उसकी कॉल डिटेल्स, ये सारी चीज़ें खंगालते हैं तो कॉल डिटेल्स से ऐसा कुछ भी संदिग्ध पुलिस को दिखाई नहीं पड़ता है। एक नंबर था जिस नंबर पे बातचीत हुई थी, उस नंबर को हेमेंद्र की पत्नी किरण को दिखाया जाता है। तो किरण बताती है कि हाँ, हेमेंद्र के दोस्त हैं, कई बार घर भी आते थे। लास्ट लोकेशन के बारे में पता चलता है कि लास्ट लोकेशन जो थी वो भगवानपुर की थी। अब जो दोस्त था वो भी भगवानपुर का था। तो ऐसे में जो हेमेंद्र की पत्नी होती है वो कहती है कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हेमेंद्र पहले वहीं रहा करते थे और वहाँ पर कुछ दोस्त थे, तो वहाँ पर अक्सर जाना आना होता ही था। तो हो सकता है वहाँ पर गए हो, वहीं से फ़ोन स्विच ऑफ हो गया हो, तमाम तरीके की बातें, तमाम तरीके की चीज़ें। लिहाजा पुलिस को अब इस पूरे मामले में कुछ मिलता नहीं है। पुलिस वाले अपनी तहकीकात कर रहे हैं, और ऐसी तहकीकात करते करते तकरीबन 15 दिन का समय गुजर जाता है। अब 15 दिन का समय गुजर चुका था, पुलिस के पास में कोई सबूत, कोई क्लू था नहीं। एक बाप है, हताश है, बार बार पुलिस थाने जा रहा है,
बार बार पुलिस थाने जाने के बाद में पूछताछ कर रहा है कि साहब उसके बेटे के बारे में कोई जानकारी मिली क्या, कुछ पता चला क्या। अब पुलिस वाले भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, कुछ मिल नहीं रहा है तो क्या करें। लिहाजा 15 दिन के बाद पुलिस वालों का जो जहन होता है अब वो दूसरी तरफ जाता है। दरअसल पुलिस वालों का जहन पहली बार में ही वहीं पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन 15 दिन के बाद पुलिस वालों का जहन उस तरफ पहुंचता है। पुलिस वालों को लगता है कि एक महिला है, उसका पति अगर देखा जाए तो 11 तारीख को गायब हुआ था और 20 तारीख को उसके ससुर फोन करते हैं तो बताती है कि हाँ 8 दिन से घर नहीं आए। और ना इस 10 दिनों के गैप में उस महिला ने अपने पति के बारे में ना अपने ससुराल में फ़ोन कर कोई जानकारी ली, ना वो पुलिस थाने आई। तो ऐसे में पुलिस वालों को अब हेमेंद्र की पत्नी किरण के ऊपर डाउट होता है। लेकिन एक महिला है चूँकि उसका पति गायब हुआ है, महिला भी पढ़ी लिखी है, तो ऐसे में उसको भी थोड़ी बहुत परख है, थोड़ी बहुत कानून की जानकारी है। ऐसे उसको उठाया भी नहीं जा सकता महज संदेह के आधार पर। लिहाजा पुलिस वाले अब ये फैसला करते हैं कि अंदर अंदर जानकारी जुटाई जाए, साथ के साथ जो किरण है इसके मोबाइल की कॉल डिटेल्स, लास्ट लोकेशन, ये सारी चीज़ें खंगाली जाए। जब ये सारी चीज़ें खंगाली जाती हैं तो किरण के मोबाइल पर एक नंबर ऐसा था जिस नंबर पर घंटों घंटों बातचीत हो रही थी, और एक बार नहीं सैकड़ों बार इस नंबर पर बातचीत हुई थी। अब पुलिस वालों को लगता है कि हो सकता है कि ये नंबर किसी रिश्तेदार का हो, रिश्तेदार से बातचीत हुई हो। लिहाजा पुलिस वाले अब ये पता करते हैं कि कौन है ये नंबर। तो पुलिस वालों को नाम पता चल जाता है कि हाँ फला फला व्यक्ति का ये नंबर है। अब उसके बाद में पुलिस वाले जो थे वो हेमेंद्र के पिता से पूछते हैं कि इस व्यक्ति को तुम जानते हो क्या, ये नंबर तुम्हारी कॉन्टैक्ट लिस्ट में है। तो पिता कहते हैं कि साहब मैं तो इस नाम को और इस नंबर को पहली बार सुन रहा हूँ, ऐसा कोई भी रिलेशन में है ही नहीं। लिहाजा पुलिस वालों को जो डाउट था वो अब सीधा सीधा हेमेंद्र की पत्नी पर हो चुका था, और पुलिस वालों को लगने लगा था कि ये मामला प्रेम प्रसंग का हो सकता है, क्योंकि आज के इस दौर में जिस तरीके से क्राइम बढ़े हैं, अगर किसी का कत्ल होता है और किसी पति का कत्ल होता है तो उसमें पत्नी का बहुत चांसेस है कि उसका इन्वॉल्वमेंट हो। लिहाजा पुलिस वाले अब ये फैसला करते हैं कि एक बार ऐसा कर लेते हैं, क्योंकि जो नंबर मिला है उसका हेमेंद्र की गुमशुदगी से कोई डायरेक्टली लिंक तो है नहीं। लिहाजा कुछ पुख्ता अगर सबूत मिल जाते हैं तो उसके बाद हेमेंद्र की पत्नी किरण को उठाकर उससे पूछताछ कर सकते हैं। लिहाजा अब जो पुलिस वाले थे, जो नंबर पुलिस को मिला था, उस नंबर की कॉल डिटेल्स, उसकी लास्ट लोकेशन, ये सारी चीज़ें खंगालते हैं। और जब पुलिस वाले उस नंबर की कॉल डिटेल्स, उसकी लास्ट लोकेशन, ये सारी चीज़ें खंगालते हैं तो उस नंबर के सीडीआर में भी किरण का नंबर मिलता है जिस नंबर पर लगातार बातचीत हो रही थी। लेकिन पुलिस वाले जब लास्ट लोकेशन, ये सारी चीज़ें जब खंगालते हैं, उसको जब जीरो इन करते हैं, ट्रैक करते हैं, तो पता चलता है कि 11 मार्च साल 2023 को जब हेमेंद्र गायब हुआ था और लास्ट लोकेशन हेमेंद्र की जिस जगह पर थी उसी जगह पर जाकर इस नंबर की भी लास्ट लोकेशन थी। यानी ये चीज़ें कन्फर्म थी कि ये नंबर डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट हेमेंद्र की गुमशुदगी में इन्वॉल्व ज़रूर है। लिहाजा सारी चीज़ें पानी की तरह साफ थी, इसलिए पुलिस वाले जो होते हैं वो हेमेंद्र की पत्नी किरण को उठा लेते हैं। उठाने के बाद में अब किरण से पूछताछ करते हैं। थोड़ी देर किरण इधर उधर की बातें बताती रहती है, घुमाती रहती है, लेकिन अंततः किरण टूटती है और टूटने के बाद में एक ऐसी कहानी सुनाती है जिस कहानी को सुनने के बाद में हर कोई हैरान हो जाता है। दरअसल रिंकी जो कहानी सुनाती है उस कहानी के हिसाब से जिस कंपनी के अंदर रिंकी और उसका पति जॉब किया करते थे, उसी कंपनी के अंदर एक व्यक्ति जिसका नाम था शाहरुख, वो भी नौकरी किया करता था। दरअसल उस कंपनी के अंदर कुछ गाड़ियां वगैरह थी, उन गाड़ियों को चलाने का काम शाहरुख किया करता था। अब शाहरुख की जो मुलाकात है जब हेमेंद्र से होती है, अब चूंकि हेमेंद्र भी यूपी का रहने वाला था, शाहरुख भी यूपी का रहने वाला था, तो यूपी वाली बॉन्डिंग होती है, दोस्ती बनती है। कभी कभार एक दूसरे के घर पे, एक दूसरे के कमरे पर आना जाना, कभी हेमेंद्र शाहरुख के कमरे पे जाता तो कभी शाहरुख हेमेंद्र के कमरे पे आता। लिहाजा उसके बाद में एक दूसरे के यहाँ खाना भी ये लोग खाते। अक्सर शाहरुख आता, हेमेंद्र की पत्नी किरण जो थी वो खाना बनाती, शाहरुख खाता। लेकिन जो किरण थी वो खाना इतना ज़्यादा अच्छा बनाया करती थी कि शाहरुख जो किरण है उसके खाने की बहुत ज़्यादा तारीफ़ किया करता था। और कहीं ना कहीं जो किरण थी वो शाहरुख की ये तारीफ़ें सुनकर अब कहीं ना कहीं उसकी मुरीद हो चुकी थी। अब इसी तरीके से ये जो सिलसिला था आने जाने का, ये चलता रहता है। तारीफ से ये बात शुरू हुई थी, धीरे धीरे ये चीज़ें नाजायज़ संबंधों में बदल जाती हैं। अब हेमेंद्र कभी कभी जब घर लौट कर आता तो दिखता क्या है कि शाहरुख पहले से ही घर पे मौजूद है। अब हेमेंद्र शाहरुख से पूछता कि कब आए, तो शाहरुख कहता कि मैं थोड़ी देर पहले आया था, मैंने सोचा तुम घर पे ही होगे।
लेकिन पता चला तुम घर पे हो नहीं, तो मैं बैठ गया, भाभी ने चाय बना ली। अब हेमेंद्र को भी लगता है कि हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, दोस्त है, आया होगा। अब मैं घर पे था नहीं तो उसने चाय बना ली, तो चाय पीकर चला जाएगा। इसी तरीके से ये चीज़ें चलती रहती है। कई बार हेमेंद्र नोट करता है कि जब भी वो घर आता है शाहरुख उससे मिलता है। इसी तरीके से एक बार जब हेमेंद्र अपने घर आता है तो वो अपनी पत्नी किरण और शाहरुख को आपत्तिजनक हालत में देखता है। यानी दो सबसे ज़्यादा पवित्र रिश्ते, एक पत्नी का रिश्ता, एक बहुत अच्छे दोस्त का रिश्ता, दोनों ही बुरी तरीके से कलंकित हुए हुए थे। यानी अपनी पत्नी और अपने सबसे अच्छे दोस्त को वो आपत्तिजनक हालत में देखता है। लिहाजा उसके बाद में ये वहाँ से चला जाता है, वापस लौट जाता है। और शाहरुख जो था वो भी किसी तरीके से वहाँ से अपने कपड़े वगैरह लेकर भागता है। और उसके बाद में हेमेंद्र वापस घर आता है। अपनी पत्नी को ना तो मारता है ना तो तोड़ता है, उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम कर रही हो वो गलत है। इससे ना कि हमारा परिवार ख़त्म होगा, बल्कि इस रिश्ते का कोई भी भविष्य नहीं है। लिहाजा हेमेंद्र इस उम्मीद में समझा रहा था कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। लेकिन धीरे धीरे हेमेंद्र नोटिस करता है कि उसकी जो पत्नी है उस पर उसकी बातों का कोई भी असर नहीं है। लिहाजा हेमेंद्र भी सोचता है कि बातों को, चीज़ों को ज़्यादा बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। समाज में अगर ये बातें जाएंगी तो बड़ी बदनामी हो जाएगी। इसलिए हेमेंद्र सोचता है कि अगर हम इस जगह को ही छोड़ दें तो न शाहरुख हमारे घर पे आएगा, न शाहरुख हमें मिलेगा, और ये चीज़ें यहीं की यहीं ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद हेमेंद्र उस नौकरी को छोड़ता है, उस जगह को छोड़ता है, सिडकुल थाने में किराए का कमरा लेता है और अपनी पत्नी और खुद उस सिडकुल थाने में जाकर शिफ्ट हो जाता है। लिहाजा जो हेमेंद्र था जब वहाँ पर आकर शिफ्ट हो जाता है तो हेमेंद्र को भी लग रहा था कि शायद जो एक दर्द, एक अंधेरी रात, एक काल जिसको वो पीछे छोड़ आया है, अब यहाँ पर आकर अपनी पत्नी के साथ में एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेगा। लेकिन जो हेमेंद्र की पत्नी थी ये शाहरुख के प्यार में कुछ इस कदर पागल कि जब भी पति ड्यूटी जाता ये अपनी ड्यूटी जाती, शाहरुख को कॉल करती, कॉल करने के बाद में उसे मिलने बुलाती, कहीं तीसरी जगह मिलते, कभी कमरे पे मिलते, कभी कहीं मिलते। इसी तरीके से चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हेमेंद्र की पत्नी रिंकी उर्फ किरण को ये डर था कि अगर उसके पति ने दोबारा उसको देख लिया तो कहीं ऐसा ना हो कि वो उसको गांव छोड़ आए और उसका प्यार, उसका प्रेमी कभी उससे मिल ही ना सके। इसलिए जो रिंकी होती है अब शाहरुख को कॉल करती है और कॉल करने के बाद में कहती है कि उसके पति को रास्ते से हटाना है। अब शाहरुख थोड़ा सा डरता है, वो रिंकी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन 2 महीने तक रिंकी जो थी वो शाहरुख को मनाती है। आखिरकार शाहरुख भी मानता है और उसके बाद कत्ल की एक प्लानिंग तैयारी की जाती है। अब उसके बाद में चूंकि 11 मार्च साल 2023 की ये बात थी, 11 मार्च साल 2023 को जो शाहरुख था ये इसी हेमेंद्र के मोबाइल पर कॉल करता है। अब हेमेंद्र कॉल को आता हुआ देखता है तो नंबर शाहरुख का, तो हेमेंद्र पहले सोचता है कि ना उठाए, फिर सोचता है कि चलो ठीक है उठा लेता हूँ, क्या बोल रहा है। उसके बाद में कॉल उठाता है, सामने से शाहरुख कहता है कि यार हेमेंद्र, मुझसे बड़ी गलती हो गई और हम दोनों अच्छे दोस्त थे, मैं चाहता हूँ कि हमारी दोस्ती को आगे बढ़ाया जाए, कंटिन्यू किया जाए। जवानी का दौर, इस दौर में मैं भी बहक गया, तुम्हारी पत्नी भी बहक गई और मैं इन चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ना चाहता हूँ। मेरी गलती को तू माफ़ कर दे और उसके बाद में जो चीज़ें हैं वो नॉर्मल हो जाएंगी। अब हेमेंद्र कहता है कि देखो मेरे दिल में कुछ भी नहीं है, कुछ भी पाप नहीं है, मैं अपनी पत्नी के साथ में अपने घर पे खुश हूँ, तुम अपने घर पे खुश हो, मुझे तुमसे कोई भी शिकवा, कोई भी गिला नहीं है। लेकिन शाहरुख कहता है कि देखो ऐसे नहीं, अगर तुम वाकई मुझे माफ़ किए हुए हो तो तुम्हें मेरे घर की दावत खानी पड़ेगी। अब हेमेंद्र कहता है कि देखो ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, जाने दो, जो हुआ होना था सो हो गया। लेकिन शाहरुख जिद पे अड़ जाता है कि नहीं, तुम्हें खाना खाने के लिए आना पड़ेगा। अब जो बेचारा हेमेंद्र था, सीधे दिल का, सच्चे दिल का व्यक्ति, उसको क्या पता था कि शाहरुख और उसकी पत्नी ने कौन सा जाल बिछा रखा है। इसलिए हेमेंद्र दावत खाने के लिए मानता है। उसके बाद में शाहरुख जो था वो अपने उस ट्रक से इस हेमेंद्र को पिक करता है, कमरे पे पहुंचते हैं, खाना वगैरह खाते हैं। शाहरुख जो था वो हेमेंद्र को इतनी ज़्यादा शराब पिलाता है कि हेमेंद्र शराब के नशे में धुत हो जाता है। जब वो सुस्त पड़ जाता है तो उसके बाद में शाहरुख जो था, चूँकि हेमेंद्र नशे की हालत में, तो उसको होशो हवासी नहीं है, उसके बाद में रस्सी से हेमेंद्र का गला घोंटता है। गला घोंटने के बाद में उसकी हत्या करता है। हत्या करने के बाद में उसके शव को अपनी गाड़ी में डालता है और निकल पड़ता है अपने इलाके की तरफ, यानी सहारनपुर क्षेत्र में। सहारनपुर क्षेत्र में पहुंचता है, लाश को एक नदी में फेंकता है और उसके बाद वापस से ये हरिद्वार के सिडकुल थाना चला जाता है और वहाँ पर जो इलाका पड़ता है, मैंने आपको बताया भगवानपुर, वहीं पर इसका कमरा था, वहीं पर जाकर रहने लग जाता है।
अब जो शाहरुख था और हेमेंद्र की जो पत्नी किरण थी, इनका रास्ता साफ हो चुका था। अब कभी भी एक दूसरे से मिलते, कोई रोक नहीं थी, कोई टोक नहीं थी। इधर जो डेड बॉडी थी, बहते बहते एक गांव पड़ता है सिमलाना गांव। 18-19 तारीख को ये डेड बॉडी सिमलाना गांव पहुंचती है। वहाँ के लोग इस डेड बॉडी को देखते हैं। डेड बॉडी सड़ चुकी थी। पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, पुलिस आती है, डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जाता है, बहुत छानबीन की जाती है, बहुत ढूंढा जाता है, कुछ नहीं मिलता है तो इस व्यक्ति के धर्म के हिसाब से इस व्यक्ति का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। जब ये सारी बातें रिंकी पुलिस को बता रही थी तो पुलिस और बाकी के जो लोग होते हैं वो रिंकी के चेहरे को ही देख रहे होते हैं। जरा सोचिए कि एक व्यक्ति है, एक बाप है जो बेबस बैठा हुआ है थाने के अंदर, उसके बेटे का कत्ल हो जाता है, उसके बेटे के कुल वंश उन सारी चीज़ों से उसको महरूम कर दिया जाता है, उसका जो एक मुख अग्नि होती है उसको भी उसके परिवार से नहीं मिलती है और अंतिम संस्कार उसका लावारसी में कर दिया जाता है। ज़रा सोच के देखिए कि उस बाप के दिल पर क्या बीत रही होगी। और इस रिंकी ने और शाहरुख ने ये सिर्फ महज थोड़े से लम्हों की खुशी के लिए सब कुछ कर दिया। बहरहाल आप लोग इस पूरी स्टोरी को किस तरीके से देखते हैं मुझे आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। बाकी लास्ट वीडियो पे आप लोगों के जो भी कुछ कमेंट्स थे, वक्त होता है कि आप लोगों के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों, आप लोगों के जो कुछ कमेंट्स आए थे इसमें खान साहब मुजाहिद लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम मलिक भाई, रमज़ान मुबारक, अल्लाह हमारे मुल्क में अमन और भाईचारा अता करे। समाज सेवी मास्टर मुजाहिद खान, ग्राम पंचायत ककराला टाउन, बिहार, बाहर बदायूं। तो मेरे भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में काजी अब्दुल जी हैं, लिखते हैं बहुत अच्छे से बात करते हो आप। तो मेरे भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिनेश कुमार लिखते हैं, नमस्कार मलिक भाई साहब, बहुत बढ़िया अंदाज़ है आपका कहानी सुनाने का। तो दिनेश कुमार जी नमस्कार भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। दिनेश कुमार लिखते हैं बेस्ट ऑफ लक भाई। तो दिनेश कुमार जी मेरे भाई शुक्रिया आपका। आगे अमित कुमार लिखते हैं बेस्ट ऑफ लक भाई जी। तो अमित कुमार जी मेरे भाई शुक्रिया आपका। मोहम्मद जोरेस बहुत प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, तो आपका भी शुक्रिया। बालिश बिहारी लिखते हैं, मलिक साहब जी नमस्कार सर जी, बहुत दिन बाद सुनने को मिल रहा है, ऐसा ही सुनाते रहना, थैंक्स सर जी। तो बालिश बिहारी जी नमस्कार भैया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उसके बाद में सोहनलाल सेतिया लिखते हैं, नमस्कार सर जी। तो सोहनलाल सेतिया जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार भैया। उसके बाद में एरिस सेफ करके लिखते हैं, कीप इट अप मलिक जी। तो मेरे भाई आपका शुक्रिया। नसीर अहमद लिखते हैं, आपकी सारी फैमिली को रमज़ान मुबारक और आप स्टोरी सुनने वाले भाई बहनों को भी रमज़ान मुबारक। तो मेरे भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में पुरानंद ठाकुर जी हैं, ये लिखते हैं, आपकी स्टोरी सुनाने का गज़ब ही टेक्निक तरीका है, सुंदर लगता है सर जी। तो मेरे भाई आपका शुक्रिया। ये चौधरी लिखते हैं, देश में अच्छी खबर कम और बुरी खबरें ज़्यादा हैं। तो ऐसा नहीं है, आप क्राइम की स्टोरी सुन रहे हैं तो क्राइम की स्टोरी ही मिलेगी, बाकी पॉजिटिव खबरें भी हैं। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है, ये कमेंट्स फरजाना सिद्दीकी लिखते हैं, आजकल क्राइम बहुत बढ़ गया है। तो फरजाना सिद्दीकी जी ये बात सही है, आज के इस दौर में क्राइम बहुत ज़्यादा है। राधेश्याम शर्मा लिखते हैं, राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से सुनते हैं कहानी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील त्यागी लिखते हैं, नमस्कार भाई साहब, रेनू सुनील त्यागी शेना बुलंदशहर से। तो आपका शुक्रिया। प्रदीप वर्मा की पत्नी जालंधर पंजाब से कहानी सुनती हैं, और प्रदीप वर्मा है, ये मनदीप वर्मा की पत्नी है, शुक्रिया आपका। दिनेश कुमार लिखते हैं, समय बहुत ख़राब चल रहा है। नसीर अहमद प्यारा सा कमेंट्स करते हैं। खान अकील जी लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, कैसी तबीयत है आपकी? और ठीक है, ज़ुबान बहक रही है ना, आज आपकी ज़ुबान बहक रही है। तो शुक्रिया आपका, हो सकता है। दिनेश कुमार सचिन चौधरी जी प्यारा से कमेंट्स करते हैं, तो शुक्रिया। सो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और मैं आपको क्राइम की स्टोरी सुनाता हूँ तो बहुत सारे लोग इस तरीके के कमेंट्स करते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर क्राइम बहुत ज़्यादा है। तो भाई, क्राइम महज हिंदुस्तान के अंदर नहीं है। अगर आप उठाकर देखेंगे, पढ़ेंगे, खबरों को देखेंगे, तो दुनिया का ऐसा कोई भी हिस्सा बचा नहीं है जहाँ पर क्राइम होता ना हो। आप लोगों ने देखा होगा कि एपस्टीन फाइल, अमेरिका से जो खबर आई, उस तरीके का क्राइम क्या हमारे देश में हुआ है? बिल्कुल नहीं। तो इस तरीके के जघन्य अपराध दुनिया के अंदर हो रहे हैं। हम लोग यही कामना करते हैं कि लोग इन बुरे कामों को छोड़ें और अच्छे कामों की तरफ आगे बढ़ें। बाकी दोस्तों, मिलता हूं मैं आप लोगों से कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।